शहीद आजम भगत सिंह। जब भी 28 सितंबर या 23 मार्च आने लगता है तो हम बड़ा भगत सिंह के बारे में, उनकी कुछ बातें, राजगुरु सुखदेव, उनके बारे में कुछ बातें करते हैं। हिस्ट्री क्या रही, उनके शौक क्या थे, क्या क्या करके गए हमारे देश के लिए, हम पंजाब के लिए, पूरे भारत के लिए उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। मैं आज एक डिफरेंट एंगल से भगत सिंह को याद करना चाहता हूं। जो 23 वर्ष का नौजवान था, वो हमें क्या क्या अपने बिहेवियर से, अपनी लाइफ से, अपने लाइफ स्टाइल से वो क्या क्या सिखा सकता है हमें। भगत सिंह की जिंदगी से हम क्या सीख सकते हैं। अगर मैं कहूं, महान लोगों की जो मौत है ना, वो एक बार नहीं 2 बार होती है। पहली बार तब जब उनके प्राण उनके शरीर को छोड़ देते हैं, और दूसरी बार तब जब हम उनके जीवन से सीखना छोड़ देते हैं। सरदार भगत सिंह की जिंदगी और उनकी मृत्यु दोनों को मैं दुनिया का महानतम साहित्य मानता हूं। आज हम भारत के इस बलिदानी बेटे की जिंदगी से वो बातें सीखेंगे जो हमारी जिंदगी के आखिरी पलों तक भी हमारे साथ रहेंगी। तो पहली बात, लक्ष्य निर्धारण जल्दी से जल्दी, गोल सेटिंग एकदम से, जितनी जल्दी हो सके, जितनी कम उम्र में हो सके। न जाने किसकी नजर लग गई थी पैरों में, तमाम उम्र चले और कहीं नहीं पहुंचे। ऐसा होता कब है? जब चलने वाले को यही ना पता हो कि पहुंचना कहां है। न जाने ऐसे कितने ही काबिल लोग अपना लक्ष्य चुनने में इतनी देर कर देते हैं कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वक्त ही नहीं बचता। भगत सिंह सिर्फ 12 साल के थे। वो पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ, वह बैसाखी वाले दिन, तो भगत सिंह ने लहू से लाल हुई उस मिट्टी को अपनी मुट्ठी में भरकर सौगंध ली, अंग्रेजों को छोड़ूंगा नहीं। जहां 12 साल की आयु में उनकी उम्र के बच्चे शायद गिल्ली डंडा खेल रहे हों, भगत सिंह ने तय कर लिया था, गोल सेटिंग, भगत सिंह ने तय कर लिया था, अंग्रेजों के खून से होली खेलेंगे। और जो तय कर लिया उसे करके दिखाया। उस दिन के बाद एक पल भी भगत ने का फोकस कहीं अपने गोल से हटा नहीं। पढ़ना लिखना, खेलना कूदना सब चलता रहा, पर उनका लक्ष्य एकदम साफ था, अंग्रेजों का अंत। दूसरी शिक्षा, जो दूसरी सीख हम हमसे ले सकते हैं, किताबों से बड़ा दोस्त कोई और नहीं। हम जिस भगत को जानते हैं ना, अपना हीरो मानते हैं, जिनके पोस्टर्स घर में दीवारों पे लगाते हैं, वो अनगिनत किताबों से घिरे रहते थे। वो अनगिनत किताबों से गढ़ी हुई मूर्ति है वो भगत। उनके रोम रोम में हजारों पन्नों का ज्ञान भरा हुआ करता था। इसलिए जिंदगी के हर सवाल का उनके पास माकूल जवाब हुआ करता था। उनके बारे में हमने कई कहानियां सुनी, कई पढ़ी भी होंगी। क्या ऐसी कोई घटना याद आती है जहां भगत सिंह सही और गलत का डिफरेंस नहीं कर पाए? कभी नहीं, क्योंकि जो पढ़ता है वो हजारों दिमागों का ज्ञान अपने अंदर समो कर रखता है। और जब सिचुएशंस, जब परिस्थितियां प्रश्न करती हैं, तो हजारों दिमाग से सोचकर उत्तर देता है। भगत बचपन से ही किताबों की ओर झुके हुए थे। महापुरुषों की कहानियां, प्रेरक प्रसंग, क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ना उनको बहुत पसंद था। बड़े हुए तो उन्होंने अपने पढ़ने का दायरा और बड़ा कर दिया। वे किसी एक विचारधारा को नहीं, हर तरह की विचारधारा को पढ़ते थे, उनका साहित्य पढ़ते थे, उनके नोट्स बनाते रहते थे। भगत जेल में थे जब, तो जहां उन्होंने लेनिन को पढ़ा, वहां सावरकर को भी पढ़ा। जहां मार्क्स को पढ़ा, वहां स्वामी विवेकानंद को भी पढ़ा। सावरकर की लिखी हुई किताब हिंदू पद बादशाही उन्होंने बड़े गर्व से पढ़ी थी। तीसरी शिक्षा, मौत निश्चित है तो डर कैसा। मौत निश्चित है तो डर कैसा। अब हमें क्लियर है, जब मौत निश्चित है। अब लाहौर सेंट्रल जेल की मैं बात करता हूं। भगत सिंह अपने बैरक में कैद हैं। आपने वो फोटो भी देखी होगी जिसमें भगत सिंह अपने एक चारपाई पे बैठे हुए हैं और उनका ध्यान एक तरफ झुका हुआ है और किसी से बात कर रहे हैं। आपने दूसरी ऐसी फोटो भी देखी होंगी जिसमें वो बेड़ियों में है पर हाथ में एक किताब है। अपनी बैरक में कैद बैठे हैं। फांसी का हुक्म सुनाया गया। तारीख नजदीक आती है। अंग्रेज ऑफिसर रॉबर्ट्स और बार्कर
वो बड़े फेमस नाम है जो उनसे बार बार बात करते थे, रॉबर्ट्स एंड बार्कर, उनसे मिलने आया करते थे। कहते हैं, माफी मांग लो भगत, जान बच जाएगी। चिट्ठी लिख दो ब्रिटिश सरकार को, उनसे कहो कि मुझसे गलती हो गई यार अनजाने में, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं। तो भूल जाएगी ब्रिटिश सरकार तूने असेंबली हॉल में बम फेंका था। तब भगत सिर्फ मुस्कुराकर, बहुत मीठी सी मुस्कुराहट उनको बिखेरते थे और उन ऑफिसर्स की ओर देखते रहते थे। बोले कुछ नहीं, उनको ऑफिसर्स की ओर देखते रहते थे। हां, एक बात जरूर है, भगत सिंह ने अंग्रेजी सरकार को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने जो चिट्ठी लिखी उसमें भगत ने लिखा, मैं ब्रिटिश सरकार से अपील करता हूं कि मुझे फांसी ना दी जाए, क्योंकि फांसी तो अपराधी को दी जाती है। मैं तो क्रांतिकारी हूं, भारत मां का सिपाही हूं, मुझे चौराहे पर गोली मार दी जाए। युद्ध का विधान भी यही है, गोली से मरने में ही सिपाही की शान है। लेकिन सरकार उनकी ये जरा सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकी और भगत को पहुंचा दिया फांसी के तख्ते पर। और भगत ने फांसी का फंदा ऐसी दीवानगी के साथ चूमा जैसे मेहंदी से सजे अपने दुल्हन के हाथ चूम रहे हों। जब मौत का पता है तो खौफ कैसा। तीसरी शिक्षा।